भाई बहुत ज़्यादा वियर्ड और थोड़ा बहुत फ़नी भी है ये, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो आपको पता है कोडी रोड्स की पॉपुलैरिटी के बारे में पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू का कुछ एक इवेंट था केंटकी स्टेट में। तो भाई वहाँ पे पता नहीं कोई तो उधर उस वाली सिटी का, मतलब लुइविल सिटी का, अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको, तो वहाँ का एक बंदा आता है जिसके हाथ में पूरा एक बोर्ड था और उन्होंने कोडी रोड्स को सरप्राइज़ करते हुए ये बताया कि अब हमारी सिटी में आज का जो दिन है, यानी कि जो 26 फरवरी का दिन है, उसे सेलिब्रेट किया जाएगा एज कोडी रोड्स डे। मतलब कोडी रोड्स का भी एक दिन उनको, मतलब अपना एक पर्सनल दिन मिल गया है। मतलब जैसा आपको पता है सिटी में कुछ ऐसे होते हैं ना, शायद उस दिन वो हॉलीडे भी कर देते हैं या हॉलीडे नहीं भी करते तो कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो एक दिन अमेरिका में केंटकी स्टेट में कोडी रोड्स को मिल चुका है। ज़्यादा मैं इसमें क्या ही ऐड करूं, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। और आपके लिए है गुड न्यूज़ और डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए है बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़। तो पिछले कुछ टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के जो रेसलमेनिया के प्लान्स हैं वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू में अभी जो माहौल है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। बैक स्टेज स्टोरी लाइन से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। और भाई अब रेसल वोर्स, जिसको मैं मानता हूँ कि इस पूरे डर्ट शीट्स के सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज में से एक है, उन्होंने बोला कि पैनिक वर्ड भी छोटा पड़ जाएगा जो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में सिचुएशन बनी हुई है। सिचुएशन उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करी कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ स्टोरी लाइन के बारे में बात हो रही है कि रेसलमेनिया का ये मैच कंफर्म नहीं हुआ, स्टोरी वैसे नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ, नेचुरल टीम के ऊपर इस समय सीधा होली सेल लाइव हो चुकी है। 20% ऑफ आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर मिलेगा। तो अगर आपको प्रोटीन खरीदने में थोड़ा ऐसा प्राइस का इशू रहता है तो ये बेस्ट टाइम होता है आपके लिए नेचुरल टीम के प्रोडक्ट्स खरीदने का। मैं तो कहता हूँ कि भाई पूरा स्टैक ही ले लो, ताकि आने वाले टाइम में इसी सस्ता वाला जो नेचुरल टीम का प्राइस है उसके ऊपर ही आपके जो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम करो, अपनी लाइफ को बेटर करो, मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, वेट गेन, जो भी आपका गोल है। आपको पता है प्रोटीन और बाकी की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आपको सपोर्ट करती हैं। तो 20% सीधा आपको ऑफ मिलेगा। आर पंत कोड है, उसको लगा लेना, आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, होली वाली सेल का पूरा फ़ायदा उठा लो। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही है नेचुरल टीम का लिंक। लेकिन उससे रिलेटेड बिजनेस वाली चीज़ें भी डब्ल्यूडब्ल्यू फाइनलाइज नहीं कर पा रही, क्योंकि जब उनको नहीं पता कि हमारे मैचेस कौन से होने वाले हैं रेसलमेनिया में, तो उसकी मर्चेंडाइज कैसे आएंगे, उसके कैंपेन कैसे आएंगे, उसका प्रमोशन कैसे होगा। आपको पता है मैचेस के अराउंड रेसलमेनिया से पैसे कैसे कमाएंगे वहाँ पे जब मैचेस होते हैं। अब उसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर पहली वही चीज़ फाइनलाइज नहीं है तो बिजनेस में भी डब्ल्यूडब्ल्यू को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है। और उनका कहना यह था कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बस एक हफ्ते का टाइम है, उसमें उनको सब कुछ फाइनलाइज करना है। यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी से रिलेटेड, कैंपेन से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, मर्चेंडाइज से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। अब हमारे लिए ऑब्वियसली ये गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि भाई देखो, तुम अब अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, हम तुम्हें इतना ब्लेम कर रहे थे और तुमने बोला कि इंटरनेट पे जो फैंस हैं वो सिर्फ बकवास बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं बकवास, लेकिन वो सब कुछ बकवास नहीं होता। तो डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय बहुत गंदी तरीके से फंसी हुई है। और ये बात आप देख सकते हो साफ साफ कि जो मैनेजमेंट चेंज हुआ है, इनको शायद अभी ऐसे बड़े इवेंट्स को सही से हैंडल करने की आदत नहीं है। तो अब देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या इस पे रहता है, कैसे आने वाले एक हफ्ते में चीज़ें जो हैं वो बदलती है। इसमें आप कह सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टोरी लाइन में भी बकवास किया, फिर बीच में आपको पता है बहुत सारी इंजरीज़ की वजह से भी डब्ल्यूडब्ल्यू के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए हैं और उसमें फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के लोग भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर माहौल बना हुआ है। अब देखते हैं, कल स्मैकडाउन है, फिर एलिमिनेशन चेंबर है, उसके बाद हमको क्या जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर होती हुई दिखाई देती है या फिर नहीं। बाकी एक रेसलमेनिया का मैच जो कि ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जो कि सीएम पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच होने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो मेट्रो के साथ बात करते हुए सीएम पंक ने कुछ ऐसा बोला है इस मैच के बारे में जो कि आपको एक्साइट करेगा आने वाले रोमन रेंस और सीएम पंक के इंटरेक्शन के लिए। तो रोमन रेंस को थोड़ा सा प्रेज करते हुए सीएम पंक ने ऐसे बोला कि देखो भाई, अगर आप ये वाली स्टेज तक पहुंच चुके हो जहाँ पे अभी रोमन रेंस है, तो इसका मतलब, अपनी भी खुद बात कर रहे थे, तो इसका मतलब ये तो है कि तुम्हारी जो स्किन है वो थिन नहीं है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि देखो चैंपियनशिप इसमें इन्वॉल्व है, मेरे लिए चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोमन रेंस के लिए चैंपियनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब चीज़ें पर्सनल हो जाती हैं तो भाई फिर चीज़ें बहुत अलग होती है। और वो ये कहते हैं कि ये पर्सनल होने भी वाला है अगली बार जब रोमन रेंस तुम्हें दिखेगा, मतलब वर्क करने आएगा, वो मंडे नाइट रॉ पर आएगा, ऐसा सीएम पंक ने पहले से ही बोल दिया। और आपको याद होगा वो एक जो वीडियो में मैंने पूरा डेडिकेटेड इस फ्यूड के बारे में बात करी थी, मैंने बोला था कि कैसे
रॉ के जो अपीयरेंसेस होने वाली हैं रोमन रेंस की, वहाँ पे कितना ज़्यादा सीएम पंक और रोमन रेंस अपने प्रोमोज में कुक कर सकते हैं। विंस मैकमैन का अगर नाम ले ले भाई तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो वैसे कुछ सिमिलर चीज़ें यहाँ पे सीएम पंक ने बोली हैं कि उन्होंने ऑलरेडी उसके लिए प्लानिंग भी कर ली है कि जब रोमन रेंस आएगा शो पर तो उनको कैसे इस वाली फ्यूड को पर्सनल बनाना है। और ये बात तो है कि चैंपियनशिप का ऑन द लाइन होना एक अलग हाइप क्रिएट करता है किसी मैच के लिए, लेकिन अगर वो दो सुपरस्टार बहुत ज़्यादा पर्सनल हैं, बेस्ट एग्जांपल होगा रिसेंट का ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड, तो फिर उस वाली फ्यूड को देखने में भी अलग मज़ा आता है। तो ये चीज़ आपको दिखने वाली है जब रोमन रेंस मंडे नाइट रॉ पर आएंगे और अपनी जो स्टोरी है, अपना जो बिल्ड है उसको बनाने वाले हैं इस रेसलमेनिया के मैच के लिए। बाकी उन्होंने कॉमेंट सेथ रॉलिंस के बारे में भी किया और थोड़ा सा उन्होंने ऐसा नीचा करके दिखाया सेथ रॉलिंस को, शायद ऐसा है भी नहीं। उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम मेरे में और सेथ रॉलिंस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, अगर तुम उसे देखोगे जो उसका साइज़ है, ऐसे उन्होंने बोला, मतलब साइज़ मतलब कि जो अपीयरेंस है उनकी पूरी, यहाँ पे हाइट बॉडी इन सब की बात हो रही है, तो तुम उसे देख के ये नहीं बोलोगे कि वो इतनी बार वर्ल्ड चैंपियन बन सके, वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है, लेकिन देखो आज वो कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। और कहते हैं कि बोलने में तो ये बहुत मुझे पेन दे रहा है, लेकिन वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स है ओवर द लास्ट 10 और 12 ईयर्स, ऐसा करके सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस को प्रेज किया है। तो थोड़ा सा वही है, उन्होंने केफेब को भी अलाइव रखा है, लेकिन उन्होंने साथ में तारीफें भी कर दी हैं सेथ रॉलिंस की। तो ये कुछ सीएम पंक का था रिसेंट जो उन्होंने कमेंट किया रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बारे में। रैंडी ओर्टन से रिलेटेड जो है हम बातें जब करते हैं तो हम अरमान बहुत सजाते हैं कि भैया इसकी स्टोरी लाइन कब अच्छी होगी, कब वो रैंडी ओर्टन तगड़ा वाला हमें दिखेगा जिसको स्टोरी लाइन में देखने में मजा आएगा, कि भाई तुम्हारे पास पका पकाया एक बंदा है लेकिन तुम बस उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हो। तो पैट मैकेफी के शो पर आते हैं रैंडी ओर्टन और जॉन सीना के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने बोला कि ये, उन्होंने जॉन सीना के बारे में बोला, मतलब WWE के बारे में बोला कि आई डोंट थिंक एनीवन इज गेटिंग 17 इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि शायद ही कोई 17 बार दोबारा से वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला। और जब भी बात उन्होंने बोली तो उन्होंने आई विंक करते हुए और टेढ़ी आंखों के साथ बोला, जो कि रैंडी ओर्टन डायरेक्टली तो ऑब्वियसली ये साउंड कर रहा है कि वो बोल रहा है कि कोई इतनी बार नहीं बनेगा, लेकिन वो अपनी ही बात कर रहे हैं कि भाई देखो कोई उसे टच नहीं कर सकता, लेकिन साथ में वो अपना इस तरीके से जेस्चर करके बता रहे थे कि उस चीज़ के लिए रैंडी ओर्टन एम कर रहे हैं कि जॉन सीना के रिकॉर्ड को वो तोड़ें। और भाई अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं रैंडी ओर्टन ऐसा करें, लेकिन जैसी उनकी स्टोरी लाइन है तो पता नहीं अब क्या ही बोल सकते हैं उसके बारे में। मैं तो कह रहा हूँ भाई घेर लो किसी दिन ट्रिपल एच को जाके अच्छे से रैंडी ओर्टन और बता दो कि भाई मेरी स्टोरी तुमने अच्छी बुक करी तो ठीक, वरना फिर भाई देख मैं कुछ करने वाला हूँ, मतलब कुछ तो करने वाला हूँ मैं, यही अब ऐसा लगता है ऑप्शन है, वरना उसके अलावा क्या रीज़न है कि रैंडी ओर्टन की बुकिंग अच्छी नहीं हो रही है। और ये वाला ट्वीट देखो, ये मुझे काफ़ी हद तक सही लगा। यहाँ पे बात करी जा रही है लास्ट ईयर की, कैसे सब कुछ जो ब्लेम है वो रॉक के ऊपर आ गया था, क्योंकि लास्ट ईयर की रेसलमेनिया का, क्योंकि भाई रॉक को तो सिर्फ टिकट सेल्स को बूस्ट करने के लिए लेके आए थे चेंबर के लिए। उस टाइम पे WWE के जो क्रिएटिव लोग हैं वो बच गए, लेकिन इस बार उन्हें कोई भी स्केप गोट नहीं मिला है और ट्रिपल एच के ऊपर ही सारी अकाउंटेबिलिटी आ गई है, जो कि इस बार WWE की जो मैनेजमेंट है उसको बुरी तरीके से एक्सपोज करती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है। वैसे लास्ट ईयर हमको लगा था, जब तक ये बात नहीं सामने आ गई थी, कि चेंबर तो सिर्फ टिकट सेल्स के लिए था, और मुझे लगता है कि ज़्यादा ही धोखेबाज दगाबाज जो हमने रॉक को बोल दिया था वो सही भी है देखो स्टोरी लाइन के हिसाब से, लेकिन भाई वो तो उनका पूरा एक मार्केटिंग मूव था कि उनकी जो टिकट सेल्स हैं उसको बूस्ट मिले। तो फिर है था तो गलत, लेकिन जिस हिसाब से रेला गया था रॉक को, मुझे लगता उतना नहीं रेलना चाहिए था, क्योंकि उस समय बैक स्टेज WWE की चीज़ें पता नहीं चली थी और उस टाइम पे अच्छी लाइट में ही थे ट्रिपल एच। और अभी नो कॉन्टेस्ट रेसलिंग के साथ ना टिफनी स्ट्रैटन भी बात कर रही थी, और यहाँ पे उन्होंने, मतलब ये हो रहा है WWE में आज के टाइम में, मतलब WWE में हो रहा है, ये थोड़ा सा शॉकिंग भी लगता है देखने में, क्योंकि टिफनी स्ट्रैटन ने खुद बोला कि उनको लगता है कि उनकी जो बुकिंग है वो स्टेल हो गई है। उन्होंने खुद इस बात को बोला कि चैंपियनशिप जीतने के बाद कोई ऐसी क्रेजी स्टोरी लाइन उनको नहीं मिली है। ऐसा सुपरस्टार्स पहले बोल नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को, इस बारे में लोग बात कर रहे हैं कि कैसे सुपरस्टार्स को खुद इस बात का ये बात वो रियलाइज़ करते हैं, रियलाइजेशन है कि कैसे हमारी जो बुकिंग है वो अच्छी नहीं है, लेकिन पता नहीं WWE के जो क्रिएटिव लोग हैं वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे। और इसी का इफेक्ट पड़ा है रेसलमेनिया के टिकट सेल्स में, क्योंकि अब मैं आपको डेटा बताता हूं। तो लास्ट ईयर जब रेसलमेनिया इतनी क्लोज आ गई थी तो 45,000 जो टिकट्स हैं वो दोनों ही नाइट्स के लिए बिक गई थी, लेकिन अभी WWE सिर्फ 36-37 हज़ार में अटकी हुई है। आपको देख के नंबर लग रहा होगा कि हाँ भैया 7-8 हज़ार ही तो कम है, लेकिन WWE अपने ऐसे डेटा को बहुत कंपेयर करती है। और अगर आप डेटा देखोगे तो चाहे टिकट सेल्स के मामले में बोलो पिछले साल से, चाहे आप किसी भी एस्पेक्ट में इसको ले लो, स्टोरी के एस्पेक्ट से, मतलब वो तो खैर स्टोरी तो साफ दिख ही रही है, तो काफ़ी WWE का जो मामला है वो फीका सा लग रहा है। और हम बस वेट ही कर रहे हैं कि WWE कब वो वाला मूव करेगी जब ऐसा लगेगा कि हाँ अब चीज़ें WWE में फ्रेश फील हो रही हैं और इन्होंने सही में सीरियस लेना शुरू कर दिया है कि रेसलमेनिया को तगड़ा बनाना है। वरना तो देख के ऐसा लग रहा है कि इनके बस की भी है, पहले तो ऐसा लग रहा था कि कोशिश ही नहीं कर रहे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोशिश करने के बाद भी
शायद इनसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। अभी से कुछ महीनों पहले की बात है जब WWE ने कैरन क्रॉस को रिलीज़ कर दिया था, और ये बात तो मैंने कल वाली वीडियो में बोली थी कि कैसे एक मतलब नैरेटिव सा बनाया था ना हमने कि जो WWE में लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती अगर कोई सुपरस्टार खुद के दम पे ओवर होता है। भाई जो रिएक्शन था कैरन क्रॉस को, ये तो आज तक मुझे समझ में नहीं आता कि उनके साथ अच्छी स्टोरी लाइन क्यों नहीं दी गई। तो अभी उनका ना एक इंटरव्यू चल रहा था, और इंटरव्यू के टाइम पर ही उनको एक टेक्स्ट मैसेज आता है, और ये आता है पॉल हेमन की तरफ से। अब इसके बाद लोगों ने भाई बहुत बातें बनाई है इसके बारे में। ऐसा भी हो सकता है, देखो कैरन क्रॉस और पॉल हेमन आपस में अच्छे दोस्त हों तो मे बी वो ऐसे अपने जो एक्सचेंजेस है वो करते रहते होंगे, लेकिन क्योंकि अभी वो मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन चल रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये WWE अब वापस तो नहीं लेके आने वाली कैरन क्रॉस को, क्या पता वो मास्क मैन बना के ही लेके आए। अब ये तो पता नहीं होगा या फिर नहीं, लेकिन अगेन रेसल वोर्ड्स ने मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन के बारे में कुछ अपडेट दिया, और वो ये कहते हैं कि WWE हैवीली रीराइट करने वाली है इस पूरी की पूरी मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन को। लो भैया, बस यही सुनना बाकी रह गया था। मतलब अब इस पॉइंट पे वो मास्क मैन जो है वो WWE कैसे भी कहीं पे भी किसी भी तरीके से लिंक करके दिखा सकती है, और फिर आप बस ये सोचते रहना कि आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले जो हमने वो मास्क मैन को करते हुए देखा था उसका क्या मतलब था। क्योंकि भाई अब WWE वैसे ही अपनी स्टोरी लाइन में आजकल माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रही है, और अब तो ये WWE के पास इसमें इंजरी वाली चीज़ भी हो गई, तो अभी आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उनसे। तो बस आप ये मान लो मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन बस वहीं चलने वाली है, और इसका ज़्यादा कुछ होगा नहीं। WWE बस इसको अब मुझे लगता है ऐसे दिखाने वाली है कि किसी से भी चीज़ से इसे जोड़ के रख दो कि अब उनके वो गले का बस फंदा सा बन गया मास्क मैन, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था अब वो कर नहीं सकते, और अब उनको पिवट ही करना पड़ेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि अब रेसलमेनिया का टाइम भी है, तो भाई अभी मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन को कहाँ पे लेके जाओगे। तो लेट्स सी अब WWE इसके साथ क्या करती है, लेकिन ये मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन में बहुत बड़े वाले चेंजेस होने वाले हैं, जो कि हो सकता है पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर दें। रेसलमेनिया की बात करें भाई तो WWE ने इसमें एक चेंज किया, चेंज तो वैसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। पहले जो इसका स्टार्ट टाइम था वो 4 PM था, ये यूएस की टाइमिंग के हिसाब से है, लेकिन अब इसको 1.5 घंटा अर्ली कर दिया है, ये 2:30 PM से स्टार्ट होने वाला है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो ये किक ऑफ शो, अपना प्री शो, ये सब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आजकल WWE बहुत लंबे चौड़े शोज़ करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रेसलमेनिया का जो एक्चुअल टाइम है उसको WWE इंक्रीज़ कर दे, और शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा मैचेस भी देखने को मिलें। जैसे अभी तो आई थिंक फॉर्मेट 6 से 8 मैचेस का है, तो मे भी क्या पता है उससे ज़्यादा भी हो। वैसे 2 नाइट से तो अब WWE इसलिए इतना हैवी जाती नहीं है, 6-7 मैचेस में ही WWE रुक जाती है, और फिर उसके बाद अगली नाइट को होता है। लेकिन इन्होंने 1.5 घंटा बढ़ाया, तो मे भी या तो ये सिर्फ किक ऑफ शो के लिए है, जिससे ज़्यादा हमको मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो अभी बस बातें ही बातें करते रहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल टाइम में कुछ इंक्रीज़ होता है तो मे बी जो कुछ मैचेस हैं वो बढ़ सकते हैं। वैसे चांसेस कम है, लेकिन शायद वो 1.5 घंटा किसी चीज़ के लिए ऐड किया हो। आई होप ये घंटा स्मैकडाउन के घंटे की तरह ना हो। WWE में एक ऐसी चीज़ है जिसको पता नहीं फैंस एक्सेप्ट नहीं करते, और बहुत सारे फैंस इस फैक्ट से दूर जाना चाहते, इससे भागना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर ये बात प्रूव होती है। तो अभी ड्रू मैकिंटायर ने कुछ कमेंट किया अपनी फिजिक के बारे में, और इसको उन्होंने जोड़ा ब्रॉक लेसनर से। वो कहते हैं कि ये वो वाला टाइम है जब, मतलब आज से बहुत साल पहले का टाइम है, जब ड्रू मैकिंटायर का, मतलब ये दूसरे वाले ड्रू मैकिंटायर की बात हो रही है, जब उन्होंने अपनी फिजिक के ऊपर काम नहीं किया था। तो वो कहते हैं कि मैंने ऐसे नज़र दौड़ाई अपनी, और मैंने देखा कि WWE में टॉप का भी जो बंदा है वो क्या है और वो क्या कर रहा है। तो उन्होंने जैसे ही अपनी फिजिक की तरफ देखा, उन्होंने बोला कि अगर मैं ब्रॉक लेसनर के सामने रिंग में आ गया तो मैं ही नहीं बोलूँगा कि मैं ब्रॉक लेसनर को हरा सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी वो था ब्रॉक लेसनर को देख के उनसे इंस्पायर होके अपनी फिजिक के ऊपर काम करना। फिर साथ में वो यही बोलते हैं कि मैंने माउथ पीस साथ में पॉल हेमन को देखा, तो मेरे को इंस्टेंट रियलाइज़ हो गया कि मेरे को 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो है अपनी फिजिक, और जब मैं रिंग में मेरे हाथ में माइक होता है तो मैं किस तरीके से बात करता हूँ। और पता यही मैं बात बोल रहा हूँ कि WWE में बहुत सारे लोग इस बात को मान नहीं पाते कि भाई आपको तगड़ा दिखना पड़ेगा, आपको मतलब यहाँ पे सिर्फ इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ आपकी वर्कआउट वीडियोज़ की बात नहीं हो रही है, जब आप रिंग में खड़े हो, क्योंकि भाई ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, ये कोई कॉम्बैट स्पोर्ट रियल वाला तो है नहीं जहाँ पे आप MMA कर रहे हो, जहाँ पे आप सही में हरा दे रहे हो किसी को। तो आपको अच्छे से, ये एक तरीके से हीरो की तरह हो गया। अगर हीरो अच्छा दिखेगा तो भाई लोग उसको ज़्यादा देखने में इंटरेस्टेड होंगे, और यहाँ पे तो हीरो का मेन काम ही लड़ना है, तो वो वैसा दिखना भी चाहिए। तो ड्रू मैकिंटायर ने बोला। और आजकल जैसे फिर भी लोग बात कर लेते हैं ना, जैसे जब हमने अनडिस्प्यूटेड एरा के टाइम पे देखा था, वो 4 बंदे थे और उसमें ऐसे बोलते थे कि भाई एक बंदा रेसलमेनिया मेन इवेंट में जाएगा। वो अनडिस्प्यूटेड
वगैरह मैंने भी पसंद करी थी, लेकिन वो कभी भी नहीं होने वाला था, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बदल नहीं सकते। मे भी आने वाले 20-25 सालों में अगर कुछ बदले, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल वो नहीं होने वाला। तो लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए। और लास्ट में हम बात करते हैं अपने रेसलमेनिया के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच के बारे में। और भाई इसके जो लेटेस्ट ऑड्स हैं कि इस मैच में कौन जीतने वाला है, भाई हेविली फेवरेट हैं इस मैच में जीतने के लिए चैंपियनशिप रोमन रेंस। उनका चांस है इसमें 70 से 80% के आसपास, और जो सीएम पंक है वो स्टैंड करते हैं 20 to 30% में। तो अभी जब से ये ऑड्स रिलीज़ हुए हैं रोमन रेंस का नाम ही ऊपर है, बट मैं आजकल बोलूँगा कि ऑड्स के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। डब्ल्यू अपने स्टोरी लाइन में इतने सारे प्लानिंग में ही चेंजेस करती है, तो भाई आउटकम में तो ये लास्ट मोमेंट पे कभी भी चेंज कर सकते हैं। बाकी होली वाली सेल का पूरा फायदा उठाना। डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिलेगा, पिन कमेंट में भी सीधा 20% ऑफ है सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डेली डब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।